Hello friends, what is currency? What is the difference between currency and forex? मार्जिन्स कितने लगते हैं? कैसे काम किया जाता है? कैसे ट्रेड करूं? लॉट साइज क्या है? आपके करेंसी मार्केट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास रेगुलर आते हैं और हम ला रहे हैं आपके लिए पूरी करेंसी की एक सीरीज जिसमें आपको आपके करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मिलेंगे सारे आंसर्स। सो माय फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर हिट एंड लीव मेंटोर सुधांशु सिंह और आज हम बात कर रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगेन द सेम रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग इस वीडियो को कंसिस्टेंट देख पाए, प्लस मार्केट से रियल नॉलेज एक्वायर करके रियल प्रॉफिटियरिंग कर। विद दिस, लेट्स स्टार्ट। सो माय फ्रेंड्स, करेंसी करेंसी या आप उसे फॉरेक्स भी बोलते हैं, तो हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि करेंसी और फॉरेक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो करेंसी होती है वो होती क्या है हमारी इकोनॉमी में, या एज फार एज किसी भी इकोनॉमी में करेंसी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो करेंसी होती है, किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है, वो उस देश की किसी भी चीज की सर्विसेज या फिर आपको गुड्स के लिए पे करना हो तो आप उस करेंसी का यूज करते हैं। तो करेंसी को इसीलिए एक्सचेंज भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो करेंसी इज एज गुड एज एक्सचेंज। आप उस कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो उसके बदले में आपको उस देश की करेंसी सामने वाले को पे करनी होती है। सो करेंसी इज एन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस। अब सवाल ये आता है कि अगर उस देश में उस करेंसी से ही सब चीज, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी बेची जाती हैं, तो किसी भी करेंसी की वैल्यू कैसे निकलती है ना? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कैसे निकलती है। देखिए दोस्तों, आपने कभी किसी शेयर में ट्रेड किया है? स्टॉक, रियल स्टॉक, शेयर, उस स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है मैं बताता हूं। हर स्टॉक की जो वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। कंपनी की टोटल एसेट्स क्या है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, कैश, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ भी हो जाता है। एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज जो कंपनी को पे करनी है, अगर उसे डिडक्ट कर दिया जाए तो कंपनी की रियल वैल्यू आ जाती है, और उस रियल वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उस कंपनी की पर शेयर वैल्यू आ जाती है। राइट? दैट इज अ सिस्टम। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिजर्व, सरप्लस, फलाना ढिमाका, हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। तो एक शेयर की वैल्यू उस कंपनी के नेटवर्थ से निकलती है, यानी कंपनी की नेटवर्थ जितनी स्ट्रांग होती है, शेयर की कीमत भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप करेंसी को, जो भी जिस भी देश की करेंसी को देख रहे हो, उस करेंसी को सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो उस देश की इकोनॉमिक बैलेंस से, यानी उसकी इकोनॉमिक स्टेट क्या है, जिसे आप जीडीपी भी बोल सकते हो। जीडीपी कितना स्ट्रांग है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी ज्यादा वो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग इन द सेंस वैल्यूड इकोनॉमी होगी, वैल्यूड इकोनॉमी जितनी ज्यादा होगी उसकी करेंसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग। Yes, that is the GDP. GDP includes all exports minus imports, your production, your marketing, management, सब कुछ जो भी आता है, that is total gross product. तो जो किसी भी करेंसी की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है कंपनी, उस कंट्री की इकोनॉमिक बैलेंस या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, वो कंट्री कितना ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है। जितनी ज्यादा वो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल होगी उतनी ही ज्यादा उस करेंसी की वैल्यू होगी। एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट कम होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए।
इन सब से हम देखते हैं तो मतलब करेंसी, कंट्री की जीडीपी आ जाती है, उससे करेंसी की वैल्यू निकल जाती है। तो आप जब पूछते हैं कि कोई करेंसी महंगी क्यों है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली आपकी कंट्री से ज्यादा स्टेबल है या ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब पर कैपिटा इनकम उधर अच्छी है, तो उसी से उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू निकलती है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस करेंसी की वैल्यू कम होगी। पॉपुलेशन कम होगी, लैंड बेस अच्छा होगा, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो करेंसी भी देख रहे हैं एक शेयर की तरह चल रही है, तो करेंसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, और ऐसे ही किसी कंट्री करेंसी की वैल्यू निकलती है। अब सवाल आता है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स। तो डिफरेंस बिटवीन करेंसी और फॉरेक्स समझने से पहले हमें करेंसी के नेमिंग कन्वेंशन समझने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द करेंसी नेमिंग कन्वेंशंस, और फिर समझेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड करेंसी। तो करेंसी का नेमिंग कन्वेंशन देखिए, आप करेंसी कैसे लिखते हैं किसी भी देश की? USD, GBP, INR, ऐसे हर तरह से करेंसी को लिखा जाता है। देखिए होता क्या है नेमिंग कन्वेंशन में कि जो तो फर्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं, टू फर्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं कंट्री के इनिशियल्स। उस कंट्री के, हर कंट्री को दो इनिशियल, जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड ऐसी कंट्रीज जो सरकार रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। जिस कंट्री की सरकार या जो कंट्री रिकॉग्नाइज्ड है, उनके हर कंट्री को एक टू कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, इनिशियल्स जिन्हें आप बोलते हैं। जैसे इंडिया के लिए IN है, ग्रेट ब्रिटेन के लिए GBP है, US के लिए US है, जापान के लिए JP है, ठीक, रशिया के लिए RU है। हर कंट्री के इनिशियल्स होते हैं। तो हर करेंसी के नेमिंग कन्वेंशन में पहले दो कैरेक्टर्स होते हैं उस कंट्री के इनिशियल्स, और जो लास्ट कैरेक्टर होता है जैसे D, P या R, उस कंट्री का जो करेंसी नेम होता है, करेंसी नेम का फर्स्ट इनिशियल, करेंसी नेम का फर्स्ट इनिशियल होता है, राइट। तो इस तरीके से हर करेंसी को नेम किया जाता है। US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इंडियन रुपीस, RUR रशियन रूबल, ठीक है। तो हर करेंसी का एक नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से चलता है। तो आप किसी भी कंट्री का ले सकते हो एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल करेंसी विच इज EUR, यूरो। देखिए यूरो जो करेंसी है, यूरो, उसमें कोई एक कंट्री नहीं है, ये पूरे यूरोपियन नेशंस की करेंसी है, पूरे यूरोपियन नेशंस की, राइट। और यूरोपियन नेशंस में एक कंट्री नहीं आती, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज आए। तो सबने मिलकर, मतलब एक पूरे कॉन्टिनेंट ने मिलकर अपनी एक कंट्री बनाई है, यूरो। दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव वन कंट्री इनिशियल इन फ्रंट ऑफ इट। सो पूरी करेंसी का नाम यूरो बन गया, एंड दिस इज फॉर यूरो ओनली। बाकी सब कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी है, हेंस उनके नेमिंग कन्वेंशंस नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशंस की तरह ही। तो इस तरीके से आपको करेंसी की नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ गई। अब देखिए करेंसी के पेयर्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, दैट इज हाउ इज करेंसी पेयर्स मेड। देखिए इसमें जैसे आप लिखोगे USD/INR, ये एक पेयर है, दिस इज अ करेंसी पेयर। इसका क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू एक्वायर $1, हाउ मेनी रुपीज नीड्स टू बी सरेंडर। तो जो ये वो फर्स्ट करेंसी होती है जो पेयर में पहले लिखी जाती है, उसे बोलते हैं हम बेस करेंसी, और जो सेकंड लिखी जाती है उसे बोला जाता है कोटेशन करेंसी, या फिर इसे सरेंडर करेंसी भी बोलते हैं या टर्म करेंसी भी बोलते हैं। तो आप जो सेकंड करेंसी है दैट इज INR, हमारे केस में दिस इज द सेकंड करेंसी, उसे बोलते हैं कोटेशन, सरेंडर या टर्म, और ये होती है बेस करेंसी। बेस करेंसी क्या होती है? वो करेंसी जो आप एक्वायर करना चाहते हो, यानी जो आप खरीदना चाहते हो, इस करेंसी को आप एक्वायर करना चाहते हो। और सरेंडर करेंसी कौन सी होती है? जिसे आप देते हो इन ऑर्डर टू एक्वायर द बेस करेंसी, यानी इस करेंसी को सरेंडर करोगे तो
आपको बेस करेंसी का 1 यूनिट मिलेगा। बेस करेंसी हमेशा 1 के यूनिट में ही होती है। दैट इज इन ऑर्डर टू एक्वायर $1, let's suppose you need to surrender 80 rupees. So this becomes like this. So this is the base currency, this is the term surrender और quotation currency. तो $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 80 रुपए सरेंडर करने पड़ेंगे, यानी देने पड़ेंगे। अब यहाँ आपका एक ऑब्वियस सवाल आता है कि क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता INR USD? कई लोग ये पूछेंगे। बिल्कुल लिख सकते हो जी। In order to acquire 1 rupee, how many dollars need to be surrendered? You might say sir 0.14 dollars. ये भी पॉसिबल है। बेस करेंसी का यूनिट 1 ही रहता है। बेस करेंसी इज 1 यूनिट। इन ऑर्डर टू एक्वायर 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी, हाउ मच कोटेशन करेंसी या सरेंडर करेंसी आपको सरेंडर या देनी पड़ेगी, जिससे आपको 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी मिल जाए। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो हमने बेस करेंसी समझी और कोटेशन करेंसी समझी। अब इस तरीके से आप कोई भी करेंसी को यूज कर सकते हो। दैट इज यू कैन यूज एनी करेंसी पेयर दैट यू वांट। दैट इज GBP USD आप ऐसे लिख सकते हो। दैट इज इन ऑर्डर टू गेट 1 पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड के पाउंड 1 यूनिट पाउंड, पाउंड का सिंबल ऐसे होता है। हाउ मेनी डॉलर्स नीड टू बी सरेंडर, तो इधर कितने डॉलर आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप किसी भी करेंसी पेयर को बना सकते हो। ठीक, तो ये पेयर बन गया। तो आपने समझा नेमिंग कन्वेंशन और करेंसी पेयर्स बनते कैसे। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि फॉरेक्स और करेंसी में क्या डिफरेंस है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है नहीं लीगल है। देखिए दोस्तों, यहां पर ना मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि IBBM आपके ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हर मंथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार अरेंज करता है आप जैसे व्यूअर्स के लिए ही, जिसका अपडेटेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लीज उस पर क्लिक करके उस फ्री वेबिनार को रजिस्टर अभी कीजिए। रीजन, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि उस वेबिनार में बहुत लाइक माइंडेड लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और उन बहुत सारे क्वेश्चंस में ना बहुत सारी छुपी हुई नॉलेज है जो आप मिस करते हैं। तो प्लीज उस लिंक पे क्लिक करो अभी और फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करो। यू विल रियली गेट रियल नॉलेज फॉर एवरी मंथ। अपडेटेड लिंक इज गिवन। तो प्लीज उस पर अभी क्लिक करके, उस अपडेटेड लिंक पे क्लिक करके जरूर उसको अपडेट करो। सो तभी हम बात कर रहे हैं। देखो कितना इंटीग्रेट डिस्कशन है कि करेंसी और फॉरेक्स, और शायद आपको करेंसी और फॉरेक्स का ये अंडरस्टैंडिंग IBBM के अलावा कहीं ना मिले। अब शायद इस वीडियो के बाद मिलने लगे, लेकिन पहले कभी नहीं मिले। करेंसी एंड फॉरेक्स, इसमें होता क्या है कि जैसे आप एक पेयर लिखो, जैसे GBP USD, एक पेयर हो गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी इंग्लैंड के लोगों के लिए, और एक हो गया जिन्हें आप ब्रिटिशर्स भी बोलते हो, ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिशर्स, और एक हो गया US सिटीजन्स यानी अमेरिका के सिटीजन्स, अमेरिकन जिन्हें आप। तो अगर मेरे सामने ये करेंसी पेयर्स है तो मैं एज एन इंडियन मैं ये पूछूंगा अपने आप से कि क्या इन दोनों में से कोई भी जो पेयर है दैट इज पाउंड या डॉलर, क्या मेरी कोई डोमेस्टिक करेंसी है। माय डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपीज। तो मेरा जवाब होगा नहीं। ना ही तो बेस करेंसी मेरे लिए डोमेस्टिक है, ना ही US डॉलर मेरे लिए डोमेस्टिक करेंसी है। तो मेरे लिए ये फॉरेक्स बन गया मेरे लिए। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रिटिशर है, समझिए, या फिर कोई अमेरिकन है, तो उनमें से किसी से पूछा जाए तो अमेरिकन बोलेगा यस डॉलर इज माय डोमेस्टिक करेंसी उसके लिए, या फिर ब्रिटिशर बोलेगा कि पाउंड इज माय डोमेस्टिक करेंसी। ठीक, वो लोग ये बोलेंगे। तो उन दोनों के लिए ये वाला पेयर करेंसी बन गया। सो करेंसी क्या होती है, करेंसी में होता है कि या तो बेस या टर्म, दोनों में से कोई भी एक चीज, एक करेंसी आपकी डोमेस्टिक करेंसी होनी चाहिए। अगर उनमें से दोनों में से कोई भी एक पेयर आपकी डोमेस्टिक है, आपके लिए डोमेस्टिक है, तो वो आप बोलोगे करेंसी ट्रेडिंग। लेकिन अगर दोनों ही पेयर्स आपके लिए डोमेस्टिक नहीं है, कोई भी पेयर उसमें से डोमेस्टिक नहीं है, दैट इज पाउंड भी आपका नहीं है, डॉलर भी आपकी नहीं है, तो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। सो इफ आई एम ट्रेडिंग इन GBP USD, आई एम ट्रेडिंग इन GBP USD, सो दिस इज फॉरेक्स फॉर्म। लेकिन अगर वहीं पर मैं ट्रेड करूं USD INR या GBP INR, तो दिस बिकम्स
currency for me. So I'm trading currency. So this is currency and that is forex. ठीक, forex दोनों ही करेंसी आपकी नहीं है, और करेंसी मींस कि भाई एक पेयर दोनों में से आपके लिए डोमेस्टिक हो सकता है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स. हालांकि बहुत लोग इसे जानते नहीं है, समझते नहीं है, उल्टी सीधी डेफिनेशंस आपके सामने प्लॉट करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. सिंपल सा रूल है फॉर करेंसी एंड फॉरेक्स, लेकिन पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें ढूंढते हैं और आंसर कभी भी लेजिटिमेट नहीं होता. दैट इज द पावर दैट आईबीबीएम कैरीज, अ लेजिटिमेट एंड अ सिंपल आंसर. सो यस, करेंसी एंड फॉरेक्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, कैन आई ट्रेड फॉरेक्स? फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल और इलीगल इन इंडिया? पहली चीज. ठीक, देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. देखिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो होती है वो एक स्पेशली कॉन्सेप्ट है जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं करेंसी में, विच इज फ्री फ्लोट. क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं? तो डाउनलोड कीजिए आईबीबीएम का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से. और एक होती है सेंट्रली मॉनिटर्ड या सेंट्रली कंट्रोल्ड, जैसे भी आप बोलना चाहें. जो फ्री फ्लोट होती है उस इकोनॉमी में करेंसी का रेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है. डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई करेंसी का प्राइस क्या होगा. तो हमारे पास फ्री फ्लोट इकोनॉमीज कौन सी हैं? अमेरिका इज अ फ्री फ्लोट इकोनॉमी, यूरोप इज अ फ्री फ्लोट इकोनॉमी, और भी होंगी लेकिन मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. तो अमेरिकन, दैट इज डॉलर, इज अ फ्री फ्लोट इकोनॉमी. डॉलर कहीं पे भी दुनिया में ले जाओ, हर जगह चलता है, जब मर्जी चाहे कन्वर्ट कर लो, जब चाहे वापस कन्वर्ट कर लो, ऑल दीज थिंग्स. तो पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है. तो डॉलर बिकम्स अ फ्री फ्लोट करेंसी, और उसे मार्केट फोर्सेज यानी डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म उसके प्राइसेस को कंट्रोल करता है. अब हम आते हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया. इंडिया में वी आर सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय आवर सेंट्रल बैंक. अब यहाँ पर करेंसी का क्या रेट होगा फॉर डिफरेंट करेंसीज, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, दिनार, दिरहम, कुछ भी होगा, वो आपका सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है ताकि करेंसी में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो और इकोनॉमी स्टेबल करेंगे. दोनों ही चीजों की अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं. लेकिन जब सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है तो आप करेंसी को फ्रीली एक्सचेंज नहीं कर सकते. फ्रीली मतलब रुपए दे दिए, डॉलर ले लिए, जब मन किया, जब मन किया डॉलर दिया, रुपया ले लिया, या किसी भी देश की करेंसी कंट्री में ले गए, वापस बदल लिया, वापस बदल के ले आए, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. मतलब अगर आप इंडियन रुपीज को किसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हो या वापस उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो किसी भी फॉरेन करेंसी में, तो आपको बताना पड़ता है कि उसका रीजन क्या है, कि ये पेमेंट मेरे पास दूसरे देश से आ रही है, दूसरे देश की करेंसी में आ रही है, तो क्यों आ रही है? एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, क्या है, क्यों आपको वो पेमेंट रिसीव हुई है, वो आपको देश को बताना होता है, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को बताना होता है. तो हम वी आर सेंट्रली कंट्रोल्ड, और इसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोला जाता है उस कॉन्सेप्ट को जहां पर आप अपने देश की करेंसी को किसी भी देश की करेंसी में बदल दो और जब चाहे बदल के वापस ले आओ बिना सेंट्रल बैंक को इन्फॉर्म किए. सो जहां पर फ्री फ्लोट इकोनॉमी होती है करेंसी के केस में, वहीं पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी होती है. जहां पर सेंट्रली कंट्रोल होता है वहां पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती. हेंस एज ऑफ नाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया. आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते इंडिया. ठीक, तो पहली चीज, इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया? तो नो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया. करेंसी ट्रेडिंग इज लीगल इन इंडिया. करेंसी आप कर सकते हो. फॉरेक्स इज नॉट अलाउड एज ऑफ नाउ कंप्लीटली. ठीक, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे देश में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो दूसरे देश की जहां पर अलाउड होती है फ्री फ्लोट इकोनॉमी, और वहां पर पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे. तो देश को बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसे मैं उस कंट्री में फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए भेज रहा हूँ, विच इज नॉट अलाउड.
फिर वापस कन्वर्जन करके लाओगे, यहाँ से ले जाओगे तो कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, वापस लाओगे तो कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, हेंस इट इज नॉट लीगल। अब हुआ क्या कि एनएससी विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एक फॉरेन एक्सचेंज है NSIX या NSE SX भी कह सकते हो, तो NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, यहां पर कुछ फॉरेक्स पेयर्स अलाउ किए गए हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो हाउ मेनी पेयर्स आर अलाउड? जो हमारा करेंसी मार्केट है इन इंडिया, देयर आर 4 करेंसी पेयर्स एंड 3 फॉरेक्स पेयर्स। बस आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज किसी में नहीं कर सकते। तो वी हैव मोस्ट फेमस USD INR अवेलेबल टू अस, we have GBP INR with us, we have JPY INR with us, और we have Euro INR। तो ये करेंसी पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। सो दीज आर करेंसी पेयर्स, मेरी लैंग्वेज देखिए, ये करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स पेयर्स क्या है? GBP USD, Euro USD एंड USD JPY, ये हमारे पास फॉरेक्स पेयर्स है। तो ये फॉरेक्स पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, और ये करेंसी पेयर्स हैं जिन्हें आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, टोटल 7 पेयर्स। तो दोस्तों इस तरीके से करेंसी का एक पूरा सिस्टम बनता है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा करेंसी के अलग अलग डायमेंशंस, लॉट साइज, मार्जिन्स, व्हाई करेंसी इज सो ग्रेट फॉर ट्रेडिंग, सो मच रिटर्न्स आर अवेलेबल, मच हायर देन अ नॉर्मल मार्केट रिटर्न्स अवेलेबल है करेंसी में। उन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो ने आपका करेंसी का बेस बनाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा किसी भी रीजन की वजह से, तो आप आगे आने वाले वीडियोस भी नहीं समझोगे, क्योंकि आपको करेंसी के नेमिंग कन्वेंशन, पेयरिंग कन्वेंशन, सब चीज समझ में आना चाहिए। सो आने वाले वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, मार्जिन्स कितने लगते हैं, लॉट साइजेस कैसे होते हैं, सेटलमेंट्स कैसे होते हैं। तो आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलिए करेंसी सेगमेंट में, और फिर आपके लिए स्पेशल स्ट्रैटेजीज। सो विद दिस I hold my video for first video, should I say, first video on basics of currency and forex trading in India. Wait for our upcoming videos. Up till then, thank you so much. Your hit and leave mentor, Sudhanshu Singh. Thank you.